नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड का इतिहास, और आज बात करेंगे कुमाऊं के चंद वंश के बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ, जब कत्यूरी वंश का शासन प्रारंभ होता है उत्तराखंड में, तो उस समय कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश भी उदय हो रहा होता है। और दोनों ही एक दूसरे के माने जाते हैं, समकालीन माने जाते हैं। कत्यूर वंश का शासक जो मैंने बताया था, जब कत्यूर जो थे वो आपकी शुरुआत की राजधानी जोशीमठ थी, जो आपका चमोली में, और बाद की राजधानी इनकी हो जाती कहाँ, बैजनाथ। बैजनाथ जो आपका कहाँ है, बागेश्वर में, कत्यूर घाटी वाला क्षेत्र। दोनों का इस कारण से क्या चलता है, सत्ता के लिए एक दूसरे से संघर्ष चलता है। चंदवंश की अगर प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो चंपावत थी। इसके अलावा अल्मोड़ा, नेपाल, नैनीताल, इन क्षेत्रों में भी इनका शासन देखने को मिलता है। चंदवंश के बारे में जानकारी हमें चंदकालीन अभिलेखों, मुस्लिम साहित्य, परमार वंश के इतिहास और नेपाल के इतिहास से हमें मिलती है। और इसी के साथ भद्रत पांडे और शिव प्रसाद डबराचार्य इनकी वंशावली में 62 राजाओं का वर्णन करते हैं। इस वंश का सबसे प्राचीन अभिलेखीय जो साक्ष्य मिलता है वो कुमाऊं क्षेत्र से मिलता है, और चंद वंश के शासकों की वंशावली भी देखने को मिलती है। जो संस्थापक हैं वो हैं आपके सोमचंद पहले शासक, उसके बाद आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सुधाचंद, हमीरचंद, वीणाचंद, वीरचंद, रूपचंद, लक्ष्मीचंद, धर्मचंद, कर्मचंद, भल्लालचंद, नामीचंद, नरचंद, नानकीचंद, रामचंद्र, भीष्मचंद और मेघचंद। फिर आते हैं ध्यानचंद, पर्वतचंद और थोरचंद। थोरचंद 23वें, याद रखना है। कई इतिहासकारी ने संस्थापक मानते हैं, पर ज़्यादातर जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो ज़्यादातर फेवर करते हैं सोमचंद को। उसके बाद कल्याणचंद, त्रिलोकचंद, डमरूचंद, धर्मचंद, अभयचंद, गरुड़ ज्ञानचंद सबसे महान शासकों में से एक चंदवंश के। हरिहरचंद, उद्यानचंद, आत्मचंद द्वितीय, हरिचंद द्वितीय, विक्रमचंद, भारतीचंद, रत्नचंद, कीर्तिचंद, प्रतापचंद, ताराचंद, माणिकचंद, कल्याणचंद द्वितीय, पूर्णचंद, भीष्मचंद, बालो कल्याणचंद, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, दिलीपचंद, विजयचंद, त्रिमलचंद, बाज बहादुर चंद, ज्योतिचंद, ज्ञानचंद, जगतचंद, देवीचंद, अजीतचंद, कल्याणचंद चतुर्थ, दीपचंद, मोहनचंद, और ये प्रद्युम्न शाह आ जाते हैं यहाँ पे। तो प्रद्युम्न चंद के नाम से यहाँ पे शासन करते हैं परमार वंश के शासक। उसके बाद मोहनचंद दोबारा आते हैं, फिर शिवचंद, और अंतिम शासक है महेंद्रचंद। बात करते हैं सबसे पहले सोमचंद की। तो लिखा, चंदवंश की स्थापना सोमचंद ने की थी और वह शैव धर्म को मानते थे। और इतिहासकारों के इनके संबंध में अलग अलग मत हैं। जैसे कुमाऊं के इतिहास के जो लेखक हैं बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद का जो शासनकाल था वो 700 से लेकर 721 ईस्वी के बीच का था। वहीं अगर बात करें ब्रिटिश इतिहासकार एटकिंसन की, तो वो मानते हैं कि सोमचंद का शासनकाल 935 ईस्वी के आसपास का था। कुछ इतिहासकार जो मानते हैं चंदवंश की स्थापना थोरचंद ने 1216 ईस्वी में की थी, पर ज़्यादातर इतिहासकार चंदवंश की स्थापना सोमचंद से मानते हैं कि वो असली संस्थापक थे। और थोरचंद जो थे सोमचंद की 23वीं पीढ़ी के शासक थे। जोशी इलाहाबाद की अगर बात करें तो सोमचंद वहाँ से आए थे और बद्रीनाथ की तरफ आते हैं। और उस समय जो उत्तराखंड के शासक थे वो थे कत्यूरी शासक कौन, ब्रह्मदेव। तो सोमचंद ने ब्रह्मचंद की एकमात्र जो कन्या थी चंपा, उसके साथ विवाह किया। और साथ में बोल सकते हैं ब्रह्मदेव क्या करते हैं कि सोमचंद को दहेज के रूप में कुछ क्षेत्र दान कर देते हैं। सोमचंद अपनी पत्नी व रानी चंपा के नाम पर चंपावती नदी के किनारे ब्रह्मदेव द्वारा जो भूमि दान थी, ये बोल सकते हैं दहेज में दी गई थी, उसका नाम चंपावत रखते हैं। चंपावत राज्य का निर्माण करते हैं। राजा सोमचंद ने चंपावत राज्य में एक राजभुंगा किले का निर्माण भी किया था, ये आप याद रखना। तो राजभुंगा किला आपका चंपावत में है, और यहीं से चंदवंश की शुरुआत मानी जाती है। इन्होंने राजभुंगा किले के लिए 4 किलेदार भी नियुक्त किए थे, जिनका नाम था कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। इन 4 किलेदारों को चाराल या चार आल भी कहा जाता था, और ये चाराल पूर्ण रूप से नेपाल के निवासी थे। सोमचंद ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अपने आसपास के राजाओं के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया था। और अपने सबसे प्रथम युद्ध वो देखने को मिलता है कि द्रोणकोट के रावत राजाओं से लड़ते हैं। इस युद्ध में सोमचंद द्रोणकोट के रावत राजा को मार देते हैं, और इस क्षेत्र से भी राजा सोमचंद को टैक्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, सोमचंद ने गांव के सयाने जो होते हैं, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, और बूढ़ों की नियुक्ति की थी। इन्होंने इन सयानों और बूढ़ों को कर इकट्ठा करने का कार्य सौंपा था। उन्होंने इन सयानों और बूढ़ों को अपने द्वारा जीते गए क्षेत्र से कर इकट्ठा करने के लिए जब भेजा, तो देखने को मिलता है कि यहाँ पे मेहर और फर्त्याल नाम के जो लोग थे वो कर देने से मना कर देते हैं, और साथ ही साथ इन सयानों और बूढ़ों के सर काट के चौराहे पर क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं। और
इस कारण से इस क्षेत्र को बूढ़ा चौरा के नाम से जाना जाता है। मेहरा और फर्त्याल वो लोग थे जिनको उन क्षेत्रों में काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था और उनकी उन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा चलती थी। राजा सोमचंद ने मेहरा और फर्त्यालों को बहला फुसलाकर अपनी ओर कर लिया और उन्हें मंत्री व सेनापति जैसे पद प्रदान किए। क्योंकि राजा सोमचंद अपना राज्य विस्तार कर रहे थे, इसलिए सोमचंद ने उन्हें बड़े बड़े पदों में नियुक्त किया। इसी के साथ सोमचंद ने डोटी के राजा, डोटी मतलब आपका नेपाल, का टैक्स भेजा करता था। इससे ये पता लगता है कि सोमचंद एक स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि ये नेपाल के शासकों के अधीन रहा है। आगे लिखा हुआ, डोटी के राजा नेपाल क्षेत्र से संबंधित थे और ये मल्लवंशी कहे जाते थे, जिन्हें रैंका भी कहा जाता था। इससे आप यह देख सकते हैं कि सोमचंद एक स्वतंत्र राजा नहीं था, क्योंकि वह डोटी के राजाओं को कर भेजता था। सोमचंद के समय डोटी का राजा जो था वो था जयदेव मल, जिसे सोमचंद कर भेजा करता था। इस मल वंश का प्रथम शासक कौन था? वामदेव। तो डोटी का जो रैंका जो थे, डोटी के जो मल वंश के शासक थे, तो प्रथम शासक वामदेव का नाम भी देखने को मिलता है। और सोमचंद के समय जो शासक था वो जयदेव मल था। सोमदेव के बाद अगर देखें आत्मचंद, तो ये उत्तराधिकारी है सोमचंद का और लगभग 20 वर्ष का इसका शासनकाल है। पूर्णचंद आत्मचंद के बाद शासक बनता है। उसके बाद इंद्रचंद, इंद्रचंद महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि इसी के समय उत्तराखंड में रेशम का उत्पादन स्टार्ट कर दिया जाता है। रेशम जो था वो मुख्यतः चीन से, बोला जाता है कि चीन में सबसे पहले रेशम के कपड़े बनाए जाते थे और कई सौ साल तक दुनिया समझ ही नहीं पाई कि रेशम का निर्माण किससे होता है, और उनका निर्यात बहुत ज़्यादा होता था। इन्होंने चीन की रानी के साथ क्या किया था? विवाह किया था इंद्रचंद ने। आगे लिखा, तिब्बत के राजा की पत्नी चीन से रेशम के कीड़े तिब्बत लाई और इंद्रचंद ये रेशम के कीड़े तिब्बत से उत्तराखंड ले आए थे। इन्होंने चंपावत में सिल्क का कारखाना खोला था। इस रेशम के कारखाने में काम करने वाले लोगों को पटवा या पटोवा कहा जाता था। इन्होंने नेपाल के मार्ग के माध्यम से चीन से व्यापारिक संबंध बनाए। इंद्रचंद के बाद अब जैसे एक रेशम मार्ग आप पढ़ते हैं कनिष्क के टाइम पे, कुषाण वंशी शासक कनिष्क के टाइम पे पढ़ते हैं, तो उनके दो मुख्य चौक पॉइंट थे जहाँ से उचुंगी वसूला करते थे। एक था आपका गांधार तक्षशिला और एक था आपका मथुरा। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि तिब्बत से एक और संबंध किसका मिलता है? इंद्रचंद का। इंद्रचंद के बाद संसार चंद, सुधाचंद, हरिचंद क्रमानुसार राजा बनते हैं, परंतु इतिहास में इनसे कोई खास घटना या बिंदु नहीं जुड़ा हुआ है। अब आता है वीणाचंद। वीणाचंद की अगर बात करें तो इसकी कोई संतान नहीं रहती, भोग विलास में डूबा रहता था और ज़्यादातर बातों में गिरा था, निश्चिंत होकर जीवन आनंदमय रूप से बिताता था, इसलिए इसे विलासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसी के समय इस क्षेत्र में खस जातियों का आक्रमण होता है। उस समय जो देखने को मिलता है कि खस राजा कौन थे? बीजड़ थे। और चंद शासक जो था वीणाचंद, वो भोग विलास में तृप्त रहता था। तो इस टाइम पे क्या हो जाता है कि खस जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? इसकी हत्या कर देते हैं और इसी समय एक पॉज लग जाता है, एक विराम आ जाता है, चंद वंश की समाप्ति मान ली जाती है। और लगभग 200 साल तक जो खस जाति के शासक रहते हैं वो इस क्षेत्र पर क्या करते हैं? अपना शासन चलाते हैं। अब आता है वीरचंद। वीरचंद लगभग 200 साल बाद देखने को मिलता है। तो लिखा हुआ है वीणाचंद के बाद, तो 200 वर्ष के बाद तक शासन करने के बाद खस शासक तराई क्षेत्रों से लेकर नेपाल क्षेत्र, तराई मतलब जो आपका खासकर जैसे हरिद्वार और जो आपको देखने में उधम सिंह नगर, ये तराई क्षेत्र में आते हैं उत्तराखंड के, तो नेपाल क्षेत्र तक के ये अपने अधिकार कर लेते हैं खस शासक। परंतु जनता बहुत परेशान रहती है इनसे, तो खसों से परेशान जनता बाद में आपस में मिलती है और निर्णय लेती है कि वो नया शासक बनाएगी। चंदवंश से जो संबंधित होना चाहिए उसी को शासक फिर से बनाया जाएगा। तो जनता अपने में से एक सोन खड़ायन नामक व्यक्ति को अपना मुखिया चुनती है और फिर सोन खड़ायन नए राजा की खोज में नेपाल की ओर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें वीरचंद मिलते हैं जो चंद वंश के 5वें शासक संसार चंद के रिश्तेदार थे। आगे लिखा, और फिर जनता उसे राजा बनाने के लिए आमंत्रित कर देती है। वीरचंद जनता का निमंत्रण स्वीकार करके खसों को समाप्त करने के लिए आ जाते हैं। उस समय जो खसों के शासक थे उनका नाम सौपल था। वीरचंद ने खसों के राजा को मार गिराया और उन्हें पराजित कर देते हैं। खसों का आधिपत्य खत्म करने के बाद वीरचंद ने पुनः चंदवंश की स्थापना की थी। तो अगर पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा शासक था जिसने दोबारा से चंदवंश की स्थापना की थी, तो वो थे आपके वीरचंद। तो खस शासक सौपल को मारने के बाद खसों का 200 साल का जो शासन रहता है वो खत्म हो जाता है। तो ये लिखा वीरचंद को खस जाति के अंत का श्रेय जाता है। नेक्स्ट आता है थोरचंद। तो लिखा जैसा कि हमने आपको बताया था इसमें कि जो हर्षदेव जोशी हैं और जो फ्रेजर है वो थोरचंद को इस वंश का संस्थापक मानते हैं। किसको? आपका किसका? चंद वंश का। पर एक चीज़ और देखने को मिलती है। अब इसमें तो कई सारी
बोल सकते हैं कई सारे जो तथ्य हैं वो पक्ष में जाते हैं किसके, सोमचंद के, और कई सारे तथ्य थोरचंद के पक्ष में भी जाते हैं। पर ज़्यादा मैंने बताया जैसे ज़्यादा पक्ष सोमचंद में, अगर कभी पेपर में पूछा जाए तो सोमचंद ही आपने लिखना होता है। पर एक चीज़ जो थोरचंद को अलग करती है सोमचंद से वो था कि थोरचंद एक स्वतंत्र शासक था। मतलब ये ऐसा शासक था जो किसी को भी कर नहीं देता था। जैसे आपने देखा था कि डोटी राजाओं को कर दिया जाता था सोमचंद के द्वारा, तो वो स्वतंत्र शासक नहीं था। थोरचंद की अगर बात करें तो कल्याणचंद, त्रिलोकचंद, डमरूचंद, धर्मचंद आदि शासक बनते हैं। उसके बाद आता है अभयचंद। अभयचंद की अगर बात करें तो ये वो पहला शासक था जो क्या करता है, अपने खुद के अभिलेख क्या करता है, जारी करता है। और इसमें इसका एक मालेश्वर जैन अभिलेख आता है जिसमें इसके पुत्र प्राप्ति के बाद ही बनाता है, और एक आता है आपका चौकनी बोरा मंदिर अभिलेख जो चमोली में, ये दोनों इससे संबंधित हैं। जब अभयचंद की मृत्यु होती है तो ज्ञानचंद द्वारा इसके श्राद्ध में एक ताम्रपत्र जारी किया जाता है जिसमें भूमिदान करने की घोषणा की जाती है। अब आता है गरुड़ ज्ञानचंद। तो ये महान शासक था, शक्तिशाली शासक माना जाता है चंद्रवंश का सबसे। तो इसके समय जो इसका समकालीन शासक था, दिल्ली में तुगलक रहते हैं, ये आपने याद रखना। और कहा जाता था कि ये दिल्ली दरबार में भी जाता है मिलने। उस समय जो शासक थे वो थे फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। अच्छा, गरुड़ जो शब्द है ये आप जैसे पकड़ लेते हैं, गरुड़ वाहन माना जाता है भगवान विष्णु का, तो इससे ये पता लगता है कि गरुड़ ज्ञानचंद विष्णु का उपासक था। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज का बताया गया। ये आपने याद रखना है, गरुड़ ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज की उपाधि आपको सॉरी महाराज की उपाधि सबसे पहले आपको गुप्त वंश में देखने मिलती है कि गुप्त वंश के जो शासक रहते हैं श्रीगुप्त, और दूसरे रहते हैं आपके उन्हीं के बेटे घटोत्कच गुप्त, घटोत्कच गुप्त। ये वो दो शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की क्या ली थी, महाराज की उपाधि ली थी। और महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला पहला शासक कौन था, राजाधिराज। ये उपाधि लेने वाला जो पहला शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम, जो वास्तविक संस्थापक बोला जाता है मौर्य वंश का। अच्छा, आगे लिखा हुआ है नीलू कठैत नाम का इनका एक सेनापति था। कई बार पेपरों में पूछा जाता है नीलू कठैत किनका सेनापति था, तो गरुड़ ज्ञानचंद का, जो बहुत वीर माना जाता था। तो लिखा इसी सेनापति नीलू कठैत के साथ मिलकर इसने अपने भाबर और तराई क्षेत्र को, जो संभल उत्तर प्रदेश के नवाबों द्वारा जीत लिया गया था, उसे वापस ले लिया जाता है। गोवासा ताम्रपत्र का संबंध भी किससे, गरुड़ ज्ञानचंद से। गरुड़ ज्ञानचंद के बाद हरिहरचंद, उड्डयनचंद, आत्मचंद द्वितीय, हरिचंद द्वितीय और विक्रमचंद क्रमानुसार राजा बनते हैं। पर इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती। अब आता है भारतीचंद। भारतीचंद की अगर बात करें तो डोटी के राजाओं मतलब नेपाल के शासकों के साथ युद्ध करने का निर्णय लेता है, और इस समय जो डोटी का शासक रहता है वो रहता है जयमल। 12 वर्षों तक डोटी के घिराव डालता है, 12 वर्ष तक घिराव डालता मतलब युद्ध की योजना बनाता है। 12 वर्ष तक युद्ध करने के बाद अपने पुत्र रत्नचंद की मदद से सौर, सीरा और थल क्षेत्र, ये आपका पिथौरागढ़ की तरफ आज के टाइम पे आता है, तो उन्हें कब्जे में ले लेता है। और इसी समय आपको देखने मिलता है कि डोटी अभियान के दौरान नायक जाति की उत्पत्ति यहाँ पे देखने को मिलती है भारतीचंद के समय। भारतीचंद के दूसरे पुत्र रहते हैं सुजान कुंवर। पहले तो कौन है, रत्नचंद, और दूसरे कौन है, कुंवर, सुजान कुंवर की जानकारी खेती खान ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। सीरा क्षेत्र जो इसने जीता था वह इसने कुछ सामंत डुंगरा और बसेड़ा नियुक्त कर दिए थे। कुमाऊं के इतिहास में भारतीचंद के पवाड़े बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। अब आता है रत्नचंद। तो इसने अपने पिता भारतीचंद की डोटी के राजाओं के साथ युद्ध में मदद की थी। रत्नचंद के बारे में जानकारी उड़ेती के ताम्रपत्रों में मिलती है। रत्नचंद के बाद कीर्तिचंद, प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद, कल्याणचंद द्वितीय, पूर्णचंद शासक बनते। अब आता है भीष्मचंद। तो लिखा हुआ है इसने चंद्रवंश की राजधानी, देखो अब देखो भीष्मचंद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चंपावत से राजधानी कहाँ शिफ्ट करेगा, अब आलमनगर। आलमनगर बोला जाता है अल्मोड़ा को। और लिखा हुआ है परंतु यह कार्य भीष्मचंद शिफ्ट तो कर देता है पर पूरी तरीके से यानी शिफ्ट करने में मदद करता है बालो कल्याणचंद। ये आपने याद रखना है, उस समय होता है। तो भीष्मचंद क्या करता है कि आलमनगर में खगमारा के किले का निर्माण करता है, और क्योंकि इसने राजधानी बदल दी थी इसलिए चंपावत में शासन करने वाले ये अंतिम शासक माना जाता है। याद रखना, चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक भीष्मचंद है। भीष्मचंद के बाद शासक बनता है बालो कल्याणचंद, जो भीष्मचंद का क्या था, बोल सकते हैं गोद लिया हुआ बेटा था। आगे चलते हैं। बालो कल्याणचंद की बात करें तो 1560 ईस्वी में राजधानी स्थानांतरित की जाती है। आलमनगर का नाम बदलकर अल्मोड़ा रख दिया जाता है 1560 में। तो गोद लिया हुआ बेटा था। आगे लिखा हुआ है
कालापानी गढ़ के अभिलेख जो पिथौरागढ़ से प्राप्त होते हैं उसमें बताया गया है कि इसको महाराजाधिराज कल्याण चंद्र देव की उपाधि दी गई थी। इसने लाल मंडी किले का निर्माण करवाया था और यह निर्माण इसने 1563 में अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित छावनी के भीतर करवाया था बालू कल्याण चंद ने। जब भारत में अंग्रेजों को दौर आया और जब 1816 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित किया था और उसके बाद आप जानते हैं सिलीगुड़ी की संधि साइन होती है, तब लाल मंडी किले में झंडा फहराया गया था जो इसके द्वारा निर्मित था, जैसे आज के टाइम पे फोर्ट मोयरा बोला जाता है, तो बालू कल्याण चंद का नाम आता है। तो खगमरा का किला भीष्मचंद और फोर्ट मोयरा या लाल मंडी किला बालू कल्याण चंद। रुद्रचंद की अगर बात करें तो रुद्रचंद कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर का समकालीन था और मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक जो था अबुल फजल, उसकी रचना आईने अकबरी, उसमें कुमाऊं क्षेत्र के बारे में रुद्रचंद के बारे में लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ, अकबर ने भारत के बहुत से राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। उसी क्रम में 1587 में रुद्रचंद ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जो 9 रत्न थे अकबर के, उनमें से एक बीरबल थे जिनका नाम आप जानते हैं महेश दास था, रियल नेम, उसे वास्तविक नाम क्या था, महेश दास था, बीरबल उपाधि थी उनकी। तो उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे रुद्रचंद के। रुद्रचंद ने डोटी का शासक था हरिमल, उसको पराजित किया था और सीरा क्षेत्र जो था उसे जीत लिया था। इसने चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। इसके समय भूमि के मालिक थातवान हुआ करते थे। इसने रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना की थी जो आपका उधम सिंह नगर में। इसने मल्ला महल का निर्माण भी करवाया था। रुद्रचंद ने एक पुस्तक भी की रचना भी की थी जिसका नाम था त्रैवणिक धर्म निर्णय, जिसमें सामाजिक व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया था। तो ये आप लिख सकते हैं, मल्ला महल, त्रैवणिक धर्म निर्णय किताब किसने लिखी थी, रुद्रपुर शहर किसने बताई है, तो फिर भी आसान है, तो ये आप लिख दें। रुद्रपुर जो बोल सकते हैं, सॉरी, रुद्रचंद जो थे उनके सेनापति का नाम था पुरुषोत्तम पंत। यह गढ़वाल शासक बलभद्र शाह के साथ युद्ध करता है, जैसे ग्वालदम का युद्ध कहा जाता है। बलभद्र शाह और पुरुषोत्तम पंत के बीच में होता है, जो प्रतिनिधित्व करता है किसका, रुद्रचंद का, या बधानगढ़ का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में सेनापति पुरुषोत्तम पंत की राजपूतों द्वारा क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। आगे लिखा हुआ, अब आता है लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद मुनाकोट ताम्रपत्र में इसको लक्ष्मण कहा जाता है। लक्ष्मीचंद को मुगलों से डरने के कारण लखुली बिराली भी कहा जाता है, उपनाम था इनका। इनके सेनापति का नाम था गेंडा सिंह। लक्ष्मीचंद के गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था पर असफल होता है, पर 8वीं बार जब आक्रमण करता है तो सफल हो जाता है और गढ़वाल के सेनापति खतर सिंह को ये क्या कर देता है, मार देता है। अच्छा, असफल होने के बाद जो सफल होने की खुशी थी उसमें उसके प्रतीक स्वरूप खतुड़वा त्यौहार मनाया जाता है खतर सिंह को पराजित करने की खुशी में। और आज के टाइम पे कुमाऊं क्षेत्र में खतुड़वा त्यौहार पशुओं के त्यौहार के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीचंद ने न्याय व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए 2 कचहरियों का निर्माण करते हैं, एक है न्योवाली और दूसरी थी बिस्टावली। न्योवाली का जो संबंध था वो था जनता को न्याय दिलाने से और बिस्टावली को जो संबंध था वो सैन्य मामलों से था। 1602 में लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, ये आप याद कर लेना। और इसके बाद अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण भी ये करवाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसने झूलिया तथा सिरती नामक करों की शुरुआत की थी। लक्ष्मीचंद का एक बड़ा भाई था, आप जानते होंगे, शक्ति गोसाई उनका नाम था। जन्म से कहते हैं अंधे थे, जन्मांध थे, और शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। तो ये लक्ष्मीचंद के भाई थे। दिलीप चंद की अगर बात करें तो लक्ष्मीचंद के बाद शासक बनते हैं पर इनकी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, मतलब क्षय रोग से इनकी मृत्यु हो जाती है, टीबी से। विजय चंद उसके बाद शासक बनते हैं तो अन्याय ये हो जाता है कि इनकी हत्या करवा दी जाती है। तो लिखा हुआ है, त्रिमल चंद ने सुखराम कार्की की मदद से विजय चंद को मरवा दिया था। इसकी मृत्यु के बाद मेहरा तथा फड़तियालों में संघर्ष हो गया था आपस में ही, और मेहरा और फड़तियालों के बारे में हमने आपको बता चुके हैं। अच्छा, संघर्ष में जो जीतते हैं वो रहता है मेहरा। त्रिमल चंद की अगर बात करें तो विजय चंद को मरवाने के बाद त्रिमल चंद शासक बनता है और इसके सेनापति का नाम रहता है गदुड़ा। आगे चलते, बाज बहादुर चंद, ये भी महान शासक आते हैं, प्रतापी और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। शाहजहां के समकालीन थे। शाहजहां ने जमींदार और बहादुर की उपाधि धारण की दी थी। तो याद रखना, जैसे गरुड़ ज्ञानचंद का नाम आता है, गरुड़ की उपाधि कौन दे रहा है, तो फिरोज शाह तुगलक दे रहा है। और बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि कौन दे रहा है, तो शाहजहां दे रहा है। शाहजहां ने इसे फरमान में 84 माल परगना दी थी, जिससे इनको लगभग 9 लाख प्रति वर्ष की आय होती थी। तिलू रौतेली की अगर बात करें तो बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। तिलू रौतेली को गढ़वाल राजपूत वीरांगना थी। तिलू रौतेली 20 वर्ष की आयु तक ये 7 युद्ध लड़ चुकी थी। गढ़वाल के इतिहास में इन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी भी कहा जाता है। बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। उस समय गढ़वाल के शासक के राजा जो थे वो पृथ्वी शाह थे, पृथ्वी शाह थे, और देहरादून पर अपना अधिकार कर लिया जाता है।
इसने तिब्बत को भी पराजित किया और अपने साम्राज्य टोंस नदी से लेकर करनाली नदी तक कर दिया था। बाज बहादुर चंद ने 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान की थी, मतलब रुकने की जगह जो होती है। और इसके समय डोटी का राजा कौन था, मतलब नेपाल का राजा कौन था, देवपाल। बाज बहादुर ने भोटिया और खोनिया लोगों पर सिरती नामक कर लगाया। पिथौरगढ़ के थल क्षेत्र में इसने एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया था, जो एलोरा के कैलाश गुफाओं के समान आपको देखने को मिलती है। इसने घोड़ाखाल में गोलू देवता मंदिर का निर्माण करवाया। इसके साथ साथ भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाते हैं। बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर और उधम सिंह नगर, ये 2 नगर बसवाए थे। ये आपने याद रखना है, जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आता है उद्योग चंद। उद्योग चंद की अगर बात करें तो इनके सेनापति का नाम था शिरोमणि जोशी, और उस समय डोटी का राजा देवपाल ही था। इसने गढ़वाल और डोटी के राजाओं के साथ को एक साथ पराजित कर दिया था उद्योग चंद ने। खेरागढ़ में डोटी के राजाओं और उद्योग चंद में संधि होती है। इस संधि में डोटी के राजाओं को चंदों को कुछ कर देना होता है, ये फैसला लिया जाता है। गढ़वाल और डोटी के राजाओं के ऊपर अपनी विजय के प्रतीक में अल्मोड़ा में देखो कौन कौन से मंदिर बनाए जा रहे हैं। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, उद्योग चंद्रेश्वर तथा प्रवितेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है उद्योग चंद के द्वारा। अब आता है देवीचंद। देवीचंद को बोला जाता है कि इसने मुरादाबाद को लूटा था और मुगल साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर एक कब्जा जमा देता है, और अफगान से ये कुछ अपने लिए जनरल लेके आता है दाऊद खां नाम का, जिसे कुमाऊं का जनरल बना देता है। दाऊद खां अफगान था। देवीचंद के बाद अजीत चंद शासक बनता है, और अब आता है कल्याण चंद चतुर्थ। तो इसके टाइम पे रोहिला जाति इनको पराजित करता है, और इनके काल में एक प्रसिद्ध कवि थे शिव, जो किताब लिखते हैं कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी, कवि शिव ने की थी। तो इन्हीं से संबंधित है। दीपचंद की अगर बात करें तो गढ़वाल राजा प्रतीप शाह को हराते हैं। 1760 में उद्योग चंद द्वारा निर्माण करवाए गए प्रभुतेश्वर मंदिर का नाम बदलकर दीपचंद्रेश्वर मंदिर करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान जॉर्ज विलियम ट्रेल जो थे आपके के द्वारा नंदा देवी मूर्ति को उद्योग चंद द्वारा निर्माण करवाए गए उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके बाद से इस मंदिर को नंदा देवी मंदिर भी कहा जाता है। तो 3 नाम आते हैं भाई। 3 नाम ये आते हैं कि उद्योग चंद के टाइम पे प्रभुतेश्वर मंदिर था, उसके बाद अपने टाइम पे दीपचंद से दीपचंदेश्वर मंदिर कर देता है, और नंदा देवी मूर्ति जब ट्रेल के टाइम पे क्या करी जाती है, यहाँ पे स्थानांतरित की जाती है, तो फिर इस बोल सकते हैं मंदिर का नाम बदलकर नंदा देवी मंदिर कर दिया जाता है। अच्छा, इनके दीवान का नाम क्या था, हर्षदेव जोशी था, आपने याद रखना है। अब आता है मोहनचंद। मोहनचंद की अगर बात करें तो हर्षदेव जोशी को कारागार में बंद कर देते हैं। इसके समय गढ़वाल के शासक ललित शाह थे, कुमाऊं पर आक्रमण कर देते हैं। तो ललित शाह जो कर देते हैं तो ये मोहनचंद हार जाता है। उसके बाद ललित शाह क्या करते हैं, हर्षदेव जोशी जिसको मोहनचंद द्वारा कारागार में डाल दिया गया था, उसे भी कारागार से बाहर निकाल देते हैं। अब होता क्या है, अब आते हैं प्रद्युम्न शाह या चंद, देख लीजिए। तो ये चंद इसलिए लेते हैं क्योंकि चंद वंश का शासन कुमाऊं की तरफ रहता है, तो ये चंद की बोल सकते हो उपाधि ले लेते हैं। तो मोहनचंद को पराजित करने के बाद जो ललित शाह रहते हैं वो अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का शासक बना देते हैं, और तब उनका नाम प्रद्युम्न चंद पड़ जाता है। पर होता क्या, मोहनचंद वापसी करता है और दोबारा से कुमाऊं को जीत लेता है। प्रद्युम्न शाह वहाँ से भाग जाता है। मोहनचंद के बाद जो शासक बनते वो बनते हैं शिवचंद, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और अंतिम शासक आते हैं आपके महेंद्र चंद। महेंद्र चंद की अगर बात करें तो 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर इनके टाइम पे आक्रमण कर दिया था, और महेंद्र चंद को अल्मोड़ा के हवालाबाग में क्या कर दिया था, हवालाबाग में पराजित कर दिया था। और इसी के साथ कुमाऊं क्षेत्र में चंदवंश का अंत हो जाता है। हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था, इसलिए हर्षदेव जोशी को चाणक्य कहा जाता है कुमाऊं का। इस तरह कुमाऊं में चंदवंश का जो शासन था वो समाप्त हो जाता है 1790 में ही, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है। खुड़बुड़ा का युद्ध होता है 1804 में, तब गढ़वाल भी किसके कब्जे में आ जाता है, आपके नेपाल के कब्जे में आ जाता है। और उसके बाद आपका संगोली की संधि देखने मिलती है 1816 के आसपास, तब जाके कुमाऊं क्षेत्र ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। तो ये था आपका कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं के शासकों के बारे में उसमें लिखा हुआ था। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, PDF में शेयर कर दूंगा और वीडियो यूट्यूब में डाल दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।